तो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो कि है जियोग्राफी का, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये इसका सेकंड पार्ट होने वाला है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, क्लास 10th जियोग्राफी। उसमें जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जहाँ से हमने इसको जो है छोड़ा था वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। और जो आपको अगर ये नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स हैं, 100% कवर्ड इसमें सिलेबस है। सारे जो चैप्टर्स हैं सेकेंड टर्म में जो आपके आने हैं, वो सारे चैप्टर्स का जो सिलेबस है, जो मतलब उनके नोट्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। मेरी गारंटी है आपके 98 to 99% पक्का आएंगे अगर आप इन नोट्स से स्टडी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमने इसको छोड़ा था कि कंट्रीब्यूशन टू ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। यहाँ से हमने इसको आगे कंटिन्यू करना था। चलिए पढ़ते हैं इसको। इसमें क्या रखा है कि जो इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में, ये सेटिस्फाई नहीं है लास्ट टू डेकेड से, मतलब दशक से। ठीक है। और जो जीडीपी है ये उसमें 17% का जो शेयर देता है आउट ऑफ टोटल 27%। और जो 10% है वो इंक्लूड होता है माइनिंग क्वायरिंग करने से जो इनकम होती है उससे। उसके बाद है इंडिया का जो शेयर है वो 17% है। बट कई अदर एशियन कंट्री हैं उनका शेयर 25 to 35% है जीडीपी में, इंडस्ट्रीज का शेयर। ठीक है। तो ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उसके बाद डिज़ायर्ड ग्रोथ ओवर नेक्स्ट डेकेड इज़ 12%। भी अगली डेकेड तक जो डिज़ायर्ड ग्रोथ है वो 12% है, मतलब जो होनी चाहिए। और जो प्रेजेंट ग्रोथ है वो है 9 to 10% जो भी चल रही है। ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो 12% का है ये हम अगले डेकेड तक ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। जो और इसको जो अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है गठन किया गया है वो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल, NMCC। ठीक है। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो इसको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके, तो रॉ मटेरियल आयरन में क्या क्या, इसमें क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है। आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन को 4:2:1 में इनकी नीड होती है। और कुछ जो क्वांटिटी है मैग्नीज की भी चाहिए होती है स्टील को हार्डन बनाने के लिए, मतलब उसको सख्त बनाने के लिए। इंडिया जो है 4th नंबर पे आता है क्रूड स्टील के प्रोड्यूसर में। और स्पॉन्जी आयरन का जो प्रोड्यूसर है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। इन 2014 में जो इंडिया ने है 86.5 मिलियन टन्स की जो क्रूड स्टील की प्रोडक्शन करी थी। और इसकी पर कैप्चा जो कंजप्शन है स्टील की वो है 60 kg पर एनम। और वर्ल्ड की जो एवरेज जो कंजप्शन है वो है 217 kg पर पर्सन। ठीक है। तो ये काफ़ी कम है हमारी। तो चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है स्टील का। और मैक्सिमम आयरन और स्टील प्रोग्राम्स प्लांट्स हैं जो वो इंडिया में छोटा नागपुर रीजन में है। ठीक है। आगे हम स्टडी करेंगे ऐसा क्यों है। तो आयरन और स्टील ये बेसिक इंडस्ट्री है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये वो इंडस्ट्री है जो अपने फिनिश्ड गुड को एज रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्री में सप्लाई करती है। और ये कई जो अदर जो दूसरी जो इंडस्ट्री है उसकी रैपिड डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। आयरन एंड स्टील ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इससे इससे जो स्टील बनता है, आयरन होता है, उससे एज ए मशीनरी रॉ मटेरियल यूज़ करा जाता है अदर इंडस्ट्रीज़ में। और ये काफ़ी हेल्पफुल है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में भी। और ये भी हेल्प भी करती है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में। देखो यहाँ से आयरन और स्टील बना, उससे मशीनरी बनेगी, मशीनरी हेल्प करेगी एग्रीकल्चर में। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये हैवी इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि इसमें फिनिश्ड गुड और रॉ मटेरियल हैवी और बल्कि होते हैं। उसके बाद है लोकेशन। इसकी लोकेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं आपको पहले पता लग चुका है। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा इसके सबसे ज़्यादा मतलब आयरन और स्टील प्लांट्स हैं इंडिया के। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे आयरन और सबसे ज़्यादा मिलता है इंडिया के कंपैरिजन में। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वहाँ पे आयरन की कंसंट्रेशन है। ठीक है। और
बिहार और बंगाल से वहाँ पे रॉ मटेरियल आ जाता है, चीप लेबर भी वहाँ अवेलेबल है ना। बिहार और बंगाल के पास अगर तो चीप लेबर भी अवेलेबल है। और जो कोल है उसे एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि वहाँ पे कम क्वांटिटी में प्लेंटी मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है वहाँ पे पावर भी प्रोवाइड करती है एफिशिएंट, ठीक है। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वहाँ पे कोलकाता पोर्ट से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो है स्टील प्लांट सबसे ज़्यादा वहाँ पे होते हैं। अब उसके बाद आ जाता है दो तरह के स्टील प्लांट्स हमारे को इस जो चैप्टर है उसमें बताए गए हैं। एक है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, एक है मिनी स्टील प्लांट्स। इंटीग्रेटेड मतलब बड़े वाले स्टील प्लांट्स, मतलब जिनमें एक ही जगह पे एक ही कॉम्प्लेक्स में सारे प्रोसेस करे जाते हैं। स्टील को जो रॉ मटेरियल है उसको स्मेल्ट करना, ठीक है, उसके बाद उसको स्टील बनाना, रोल करना, शेप करना, सारा काम एक ही जगह पे होता है। पर जो मिनी स्टील प्लांट्स है ये सेकेंडरी यूनिट होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब एक यूनिट यहाँ है दूसरी यूनिट कहीं और होगी, ठीक है। एक में होगी, एक में स्मेल्टिंग होगी, दूसरे में उसकी स्टील मेकिंग हो गई, एक में रोलिंग और शेपिंग हो गई, मतलब इस तरह से डिसेंट्रलाइज होती है ये। और जो ये इंटीग्रेटेड है इनमें लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जबकि मिनी स्टील प्लांट में कंपैरिजन में लेस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। और जो इंटीग्रेटेड है ये लोकल और इंटरनेशनल दोनों की डिमांड को पूरा करते हैं। पर जबकि जो आपके बेसिक हैं, सॉरी, मिनी स्टील प्लांट्स हैं वो लोकल डिमांड को ही फुलफिल करते हैं। और इंडिया में 10 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं और 400 से भी ज़्यादा मिनी स्टील प्लांट्स हैं। उसके बाद है आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी हैं। पहली प्रॉब्लम है कैपिटल, कि इसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो पर इंडिया जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता। ज़्यादातर जितने भी स्टील प्लांट्स यहाँ पे इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हैं वो फॉरेन हेल्प की वजह से, फॉरेन एड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से एस्टेब्लिश्ड हैं। मॉडर्नाइजेशन, जो ये पुरा प्लांट्स हैं ये बहुत पुराने हो चुके हैं, मशीनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, ऑब्सोलेट हो चुकी हैं, और प्रोडक्टिविटी इसलिए लो है यहाँ पे। और इसको मॉडर्नाइज्ड मतलब नई मशीनों की ज़रूरत है। लो प्रोडक्टिविटी, जो पर कैप्चर प्रोडक्टिविटी वो है हमारी 90 टू 100 टन्स वन पर्सन, ठीक है, पर पर्सन। पर जो कि नॉर्थ कोरिया, जापान जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े देश हैं, वहाँ पे 600 से 700 पर पर्सन की जो प्रोडक्टिविटी है वो है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए लो प्रोडक्टिविटी भी है, ठीक है। उसके बाद है लो पोटेंशियल यूटिलाइजेशन, कि हमारे यहाँ पर जो इसकी यूटिलाइजेशन में बहुत कम है। प्रोडक्टिविटी तो कम ही है पर यूटिलाइजेशन भी कम है। और जो ये है 80% से मुश्किल ही ऊपर जाती है। और शॉर्टेज और पावर पावर भी जो है इलेक्ट्रिसिटी है वो सफिशिएंट नहीं है यहाँ पे। जो कई बार पावर कट्स आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप जो हैं और अवेलेबल करे हैं, और जो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जो फुलफ़िल करने के लिए, वो हैं कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो कर रही है गवर्नमेंट, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है एनकरेज किया गया है। इसके बारे में जो ये जो स्टेप्स हैं इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे, जो इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, उस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एलुमिनियम स्मेल्टिंग। तो ये जो है सेकंड इम्पोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया की, मतलब जिसमें मेटल मेटल बनता है, और सेकंड इम्पोर्टेंट है इंडिया की, ठीक है। तो इंडिया में 2008 से 9 में 15.29 लाख मिलियन टन्स एलुमिनियम का जो है प्रोडक्शन हुआ था। इसके यूजेस क्या क्या हैं, ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, और ये गुड कंडक्टर की वजह से जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज किया जाता है। ये स्टील, कॉपर, जिंक और लीड का जो है सब्सटीट्यूट भी यूज़ किया जा सकता है। और इसके जो स्मेल्टिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे ये स्मेल्ट होता है वो स्टेट्स हैं ओडिशा, वेस्ट बंगाल और केरला, यूपी, तमिलनाडु एक्सेट्रा। इसके लोकेशनल फैक्टर्स ये हैं कि रेगुलर सप्लाई चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल का सोर्स एश्योर्ड होना चाहिए मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री जो है फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया की, और ये जो है 3% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। जो इसके इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं इसमें, वहाँ सल्फरिक एसिड, सिंथेटिक फाइबर, सोप, प्लास्टिक एक्सेट्रा। और ऑर्गेनिक केमिकल्स आपको दे रखे हैं, पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है ये जो है जो
ये सेंटर्ड अराउंड मतलब किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र और एलुमिनियम फॉस्फेट के जो है इनका ही प्रोडक्शन होता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में। ठीक है, और इसमें जो है पोटैश है उसको एंटायरली इंपोर्ट किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में, जो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र का, और इंडिया में 57 फर्टिलाइज़र यूनिट्स हैं जो कि नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र जो हैं मैन्युफैक्चर करती हैं। 29 यूरिया को मैन्युफैक्चर करने के लिए हैं और 9 एलुमिनियम फॉस्फेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं इसके गुजरात, तमिलनाडु और यूपी। उसके बाद आ जाता है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री जो है ये बहुत इसेंशियल है कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनानी होती है यहाँ सीमेंट की ज़रूरत होती है एज रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल इसका क्या क्या है, लाइमस्टोन, सिलिका, एलुमिनियम और जिप्सम, ये चार जो हैं चीज़ों से मिलके सीमेंट बनाया जाता है, ये उसके रॉ मटेरियल्स हैं। और ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक पावर और कोल की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फर्स्ट सीमेंट प्लांट जो है चेन्नई में इस्टेब्लिश हुआ था 1904 में। इंडिया में 128 लार्ज प्लांट्स हैं और 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स हैं। ठीक है, डी कंट्रोल ऑन प्राइस एंड जो प्राइस पे डी कंट्रोल मतलब प्राइस का बढ़ना और डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्सपेंशन में इसकी जो लीड कर रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है केमिकल इंडस्ट्री। तो गाइस देयर इज़ अ मिस्टेक कि जो पेज है रिपीट हो चुका है, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं अगले पेज से। उसके बाद है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जो ये लोगों को क्विक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराती है और सर्विसेज देती है उनको। और इंडिया में 15 मैन्युफैक्चर है कार्स के लिए, 9 मैन्युफैक्चर्स हैं, 9 जो हैं इंडस्ट्रीज़ हैं वो है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, और 14 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं 2 और 3 व्हीलर्स के लिए। तो ये कुछ जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब ज़्यादा इनकी वैल्यू तो इनकी है पर इनके ऊपर ज़्यादा जो है टॉपिक नहीं दे रखा था चैप्टर में, ज़्यादा जो है आपको स्टडी मटेरियल नहीं दे रखा था। तो उनके ऊपर कुछ पॉइंट दे रखे कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि शॉर्ट नोट राइट करो इनके ऊपर, तो आप इनको लिख सको। ठीक है, उसके बाद है फैक्टर्स फॉर ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है डिक्लाइन मतलब घटने लगी थी ये जब 1991 में, सॉरी डी लाइसेंस्ड, इसका लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया था, मतलब इनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है और जो इंडस्ट्री बनाने के लिए। और 100% डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी परमिशेबल है, मतलब 100% सारी जो है फ़ॉरेन से इन्वेस्टमेंट हो सकती है इसमें, इसको एस्टेब्लिश करने में, वो भी परमिशेबल है। उसके बाद है लोन और फाइनेंस जो है फैसिलिटीज़, उनकी वजह से इसकी डिमांड्स कई बार बढ़ जाती हैं। और जो ट्रक्स हैं, कार्स हैं, इनकी जो है ये मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसलिए इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है इसकी। उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है, इस जो ये है ये वाइड रेंज कवर करती है प्रोडक्ट्स की, जैसे कि ट्रांसिस्टर और टेलीफोन, रडार, कंप्यूटर एक्सेट्रा। बेंगलोर जो है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है इंडिया की। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्ट जो है इसमें एस्टेब्लिश किया गया है इंडिया में, जिनको हम STPI भी कह सकते हैं, जो कि 46 लोकेशंस पे हैं। ठीक है, इंडिया में। और जो मेजर इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन है वो बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पुणे, नोएडा, मतलब इन जगहों पे ज़्यादा इनकी इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट भी इनकी है। ठीक है, उसके बाद है 30% जो है इसमें वुमेन एम्प्लॉयड हैं इस सेक्टर में। अब बात आ जाती है इम्पोर्टेंस ऑफ IT सेक्टर इन इंडियन इकोनमी। तो उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है देखें, वो पढ़ते हैं। तो इसने जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को। ये इंडस्ट्री है ये फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज में हेल्प करती है, काफ़ी ज़्यादा मेजर फॉरेन एक्सचेंज होता है इसमें। और ये जो इंडस्ट्री है ये सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में हेल्प करती है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं अब आगे। तो पहले आ जाता है एयर पॉल्यूशन। ठीक है, ये कॉज होता है कि अनडिज़ायरेबल गैस होते हैं जो एयर में प्रेजेंट हो जाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है एयर में।
जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो है ये इसमें मतलब सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे डस्ट, स्प्रे, मिस्ट, स्मोक। ठीक है, स्मोक जो है पेपर फैक्ट्रीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इन फैक्ट्रीज में से जो है यहाँ से उनको मतलब यहाँ से एमिट होती है, वो निकलती है। उसके बाद आ जाता है वाटर पोल्यूशन। ये जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वेस्ट जो इंडस्ट्रियल का होता है, इंडस्ट्रीज़ का, अगर उसको हम डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर्स में तो उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। ये जो वेस्ट है ये पेपर, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग इंडस्ट्री, इन तरह के इंडस्ट्रीज़ में से जो है पानी में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पोल्यूशन हो जाता है। थर्मल पोल्यूशन, ये जो है अगर हम गर्म पानी को जो है रिवर्स वगैरह में डाल दें बिना उसको कूल करें तो ये थर्मल पोल्यूशन होता है, जिससे कि जो पानी में रहने वाली जो लाइफ है, वो एक्वेटिक लाइफ है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। सॉइल और लैंड पोल्यूशन जो सॉइल और वाटर पोल्यूशन जो है क्लोजली कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो मतलब देखो, अगर हम कोई हार्मफुल वेस्ट हैं, ग्लास, केमिकल्स होते हैं, गार्बेज, उसको हम सॉइल में डाल देते हैं, वो सॉइल को यूजलेस बना देता है, उसकी जो है फर्टिलिटी है उसको उस पर जो है इफेक्ट डालता है। और रेन वाटर जो है इन जो केमिकल्स हैं उनको ग्राउंड वाटर में ले जाता है और उसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड हो जाता है। उसके बाद है नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ये जो है इरिटेशन होती है इसकी वजह से और एंगर होती है, और कई लोगों को जो है सुनना कम दिया जाता है इसमें, इसकी वजह से। और जो ये नॉइज़ पोल्यूशन है ये कहाँ से निकलता है? इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से, मशीनरी से, जनरेटर से, फैक्ट्री इक्विपमेंट से। ठीक है, अब इस पर कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? अगर हम पानी का जो है यूज़ कम कर दें, उसी पानी को बार बार रीयूज़ और रिसाइकल कर करके, ठीक है, दो या तीन से ज़्यादा स्टेजेस पे रेन वाटर को हार्वेस्ट करना शुरू कर दें। जो गर्म पानी है उसको पहले ट्रीट करें, उसके बाद ही उनको पॉन्ड में जो है छोड़ें, रिलीज़ करें। और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है यहाँ पे दे रखा है आपको। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पास 2 या 3 मार्क्स में आ जाए। कि प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो होता है मैकेनिकल मीन्स से, जिसमें स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोकोकेशन और सेडिमेंटेशन इंक्लूड होते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, और टेरिशरी ट्रीटमेंट होता है इसका बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस से। ये जो है रिसाइकलिंग इन्वॉल्व होती है इसमें वेस्ट वाटर की। ठीक है, उसके बाद आगे कुछ पॉइंट्स और हैं कि ओवर ड्राइंग ऑफ मतलब ग्राउंड वाटर का ज़्यादा निकालना, उसको यूज़ करना, वो थ्रीट है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के लिए, जिसको भी लीगली ट्रीटेड करा जाना चाहिए, उसको सॉल्व करा जाना चाहिए। ठीक है, जो एयर में जो पार्टिकल्स हैं ज़्यादा, उसको रेड्यूस किया जा सकता है। जो फैक्ट्रीज़ के जहाँ से उनका जो धुआं निकलता है वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स लगा के, फैब्रिक फिल्टर्स वगैरह लगा के उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, और मशीनरी और इक्विपमेंट को दोबारा रीडिज़ाइन करा जाना चाहिए और उसमें साइलेंसर फिट करे जाने चाहिए ताकि नॉइज़ कम आए। ठीक है, और स्मोक को रिड्यूस किया जा सकता है गैस और ऑयल के मतलब ऑयल और गैस के बजाय उनको मतलब ऑयल और गैस का यूज़ किया जाए कोल की बजाय, तो स्मोक को भी रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद है एनटीपीसी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। मतलब ये क्वेश्चन कह सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये जो कॉरपोरेशन है ये इंडिया की बहुत बड़ी पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है, और इसको आईओसी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है IEMS के द्वारा। ठीक है, 14,001 में 1। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है इसका, इस जो कॉरपोरेशन को। और ये प्रोएक्टिव कॉरपोरेशन है नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में, और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करती है ये। ठीक है, और पावर प्लांट को एस्टेब्लिश जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये कुछ जो इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, कुछ रूल्स बनाती है इस वजह से। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसने जो है यूटिलाइजेशन जो इक्विपमेंट का होता है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसने जो है अडोप्ट करी और अपग्रेड करा। जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है, जो पहले से इक्विपमेंट वहाँ पे लगा हुआ उसको अपग्रेड कर दिया, जिससे कि पोल्यूशन में थोड़ा सा जो है रिडक्शन आया। वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज कर दिया, जैसे कि अब ऐश है, ऐश का कई तरीके से यूज़ हो सकता है, जो राख होती है उसका यूज़ करके जो पावर प्लांट्स हैं उसमें जो है वेस्ट जो जनरेट होता था उसको मिनिमाइज़ कर दिया। ठीक है, और जो ग्रीन बेल्ट्स प्रोवाइड कर दी जो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए।
ठीक है। उसके बाद और अफॉरेस्टेशन करनी शुरू कर दी, पेड़ों को लगाना शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद है जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसको कम करना शुरू कर दिया, ऐश का जो उसको मैनेज करके, ऐश वाटर को रिसाइकल सिस्टम डाल के फिर उसको जो है पानी में डाला जाए। मतलब इस तरीके से उन्होंने कई कई जो है स्टेप्स करे, जैसे कि इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिव्यू करा, ऑनलाइन डाटाबेस बनाया उसके लिए सारे पावर स्टेशन का। तो मतलब ये सारी चीज़ें करी उन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय। नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिछली वीडियो का लिंक चाहिए तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हिस्ट्री की वीडियो का लिंक चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन में है। सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।